सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे सहयोगी श्रीमान सहीराम जी जाखड़। अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय। पिछले अध्याय में हमने 5 व्यवसायों की बात की। आज गहनता से उनका अध्ययन करेंगे। प्राथमिक व्यवसाय वे क्रियाकलाप जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय आखेट, खाद्य संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, खनन आदि है। आखेट, सबसे पहले आखेट की बात करते हैं तो आखेट विश्व की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है जो मुख्य रूप से कठोर जलवायु वाले प्रदेशों तथा अति शुष्क प्रदेशों निवास करने वाली घुमक्कड़ जातियों द्वारा किया जाता है। प्रमुख आखेट क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो, साइबेरिया के सेमाइड, याकूत आदि जनजातियों द्वारा कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन, कांगो बेसिन के पिग्मी, मलेशिया के सेमांग व सकाई अमेजन बेसिन के बोरो जनजाति द्वारा आखेट कार्य किया जाता है। तो इनका प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। आखेट है वो प्राचीन काल से ही चलने वाली प्रक्रिया है। खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्रहण की बात करें तो इसमें जंगलों तथा पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति द्वारा वनों से कंद मूल, बेर, पत्ते आदि का संग्रहण करते हैं, जिनका उपयोग भोजन, विभिन्न प्रकार की औषधि बनाने, पेय पदार्थ तैयार करने आदि के लिए किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र अमेजन बेसिन के बोरो जनजाति, मलेशिया के सेमांग व सकाई व कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति द्वारा खाद्य संग्रहण का कार्य किया जाता है। मछली पकड़ना, यदि इनका विस्तार से अध्ययन करें तो जीवन निर्वहन संबंधी एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें तालाबों, नदियों व सागर से मछली पकड़ी जाती है, जिनसे भोजन सहित तेल व चमड़ा भी प्राप्त होता है। मछली पालन क्षेत्र देखें तो उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अंटार्कटिक का अमेरिका का ग्रांड बैंक, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का डागर बैंक तथा जापान सागर। ग्रांड बैंक व डागर बैंक विश्व में मछली पकड़ने वाले स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इन स्थानों पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है। पशुपालन यदि हम देखें तो यह जीवन निर्वहन के साथ आजीविका का भी प्रमुख स्रोत है जो निम्न क्षेत्रों में प्रमुखता से किया जाता है। पहला, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, इन्हें सवाना भी कहा जाता है। विस्तार 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे सवाना, सूडान, लानोस, वेनेजुएला, कंपास, ब्राजील व पार्कलैंड, अफ्रीका आदि नामों से इनको जाना जाता है। शीतोष्ण घास के क्षेत्र विस्तार है इनका 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण घास मैदानों को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे स्टेपीज, यूरेशिया, प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका, पंपास, अर्जेंटीना, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, वेल्डस, दक्षिण अफ्रीका, सहारा, थार, अरब व कालाहारी मरुस्थल तथा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पशु चारण का कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार इनको अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थानों पर घास के मैदानों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पशुचारण के प्रमुख प्रकार यदि हम समझें तो पहला आता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत यदि हम देखें तो यह जीवन निर्वहन की क्रिया है जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ पानी एवं
चारागाह की उपलब्धता व गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि तथा एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में याक, टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर व कैरिबो पाले जाते हैं। भारत की हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया आदि प्रमुख चारावाही जनजातियां पाई जाती है, जो ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय व शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में पशु चारण करते हैं। इसे ट्रांस ह्यूमन या ऋतु प्रवास भी कहते हैं। वर्तमान समय में चलवासी पशु चारण में कमी दर्ज की गई है, जिसके प्रमुख कारण है, पहला है सीमाओं का अधिरोपण होना, विभिन्न देशों द्वारा नवीन बस्तियां बसाने की योजना बनाना, वाणिज्यिक पशुचारण करना। वाणिज्यिक पशुचारण के अंतर्गत यह व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है, जो विशाल क्षेत्रों पर व्यापारिक उद्देश्य से शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। पशुओं के बड़े बड़े फार्म होते हैं, जिन्हें अमेरिका में रेंच कहा जाता है। डेनमार्क व न्यूजीलैंड में दूध उत्पादन, ऑस्ट्रेलिया में ऊन व दूध तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस दूध उत्पादन के लिए पशुपालन किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किया जाते हैं। चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर देखना है। देखिए, चलवासी पशुचारण में स्थान परिवर्तित होता है, जबकि व्यापारिक पशुचारण में निश्चित व स्थायी स्थान होता है। चलवासी पशुचारण में पशुपालन परंपरागत तरीके से किया जाता है, बल्कि व्यापारिक पशुचारण में वैज्ञानिक विधि से विशेष प्रबंधन के साथ किया जाता है। चलवासी पशुचारण को यदि देखें तो इस प्रकार के पशुचारण का प्रमुख उद्देश्य जीवन निर्वहन होता है, जबकि व्यापारिक पशुचारण इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। चलवासी पशुचारण का क्षेत्र देखें तो अल्प विकसित व विकासशील देशों में अफ्रीका, एशिया के अधिकांश भागों में ये पाए जाते हैं, जबकि व्यापारिक पशुचारण है वो उनका क्षेत्र यदि देखें तो ये विकसित देशों में, अमेरिकी व यूरोपीय देशों में प्रमुखता से व्यापारिक पशुचारण है वो किया जाता है। चलवासी पशुचारण तथा व्यापारिक पशुचारण में ये प्रमुख अंतर था। अब आगे देखते हैं, अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। कृषि, खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्यान्न व सहायक उत्पादों के उत्पादन संबंधी क्रिया को कृषि कहा जाता है। कृषि प्राथमिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण, प्रमुख तथा सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है, जो एक 72% जनसंख्या के लिए भोजन का स्रोत है। विकासशील देशों में कृषि है वो प्रमुख व्यवसाय है, और वर्तमान में कृषि का बदलता स्वरूप व विकास मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक माना जाता है। प्रमुख कृषि प्रणालियां यदि हम देखें तो पहले आती है स्थानांतरित कृषि। यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है, जो मनुष्य मुख्य रूप से उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आदिम जनजातियों द्वारा की जाती थी, और इस कृषि में क्षेत्र की वनस्पति को जलाकर राख का उपयोग उर्वरक के रूप में करते थे। इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। इसमें खेत का आकार छोटा व कृषि परंपरागत व औजारों द्वारा की जाती है। कृषि को 2-3 वर्षों के अंतराल के लिए बाद में बदल बदल कर बोया जाता है, जिसे जम चक्र कृषि कहते हैं। इसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कृतन या दहन कृषि किसे कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि को ही कर्तन या दहन कृषि कहते हैं। क्षेत्रों में किस नाम से, कौन से क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है ये देखेंगे। तो अफ्रीका के अंतर्गत मसोल, दक्षिणी अमेरिका में रोका या ब्राजील, मेक्सिको में मिल्पा के नाम से, और उत्तरी पूर्वी एशिया व भारत में जुमिंग के नाम से, और स्वीडन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से, और मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, और वियतनाम में रे के नाम से है वो स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। आदिम स्थायी कृषि,
ये तो थी स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थायी कृषि। ये प्रारंभिक स्थायी रूप से की जाने वाली कृषि है जो उत्तर पूर्वी एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा लैटिन अमेरिकी देशों में प्रचलित है। इनकी विशेषता ये है कि इस कृषि में कृषि कार्य पशुओं की सहायता से किया जाता है, कृषि के साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है तथा सिंचाई व्यवस्था होती है। अगली आती है जीवन निर्वहन कृषि। जीवन निर्वहन कृषि इस प्रकार की कृषि है वो मानसून एशिया के घने बसे देश में की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। पहली आती है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और दूसरी होती है गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। तो दो प्रकार से इस प्रकार की कृषि को माना गया है। पहला आता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है, खेत का आकार छोटा होता है, वह अधिक जनसंख्या दबाव के कारण भूमि का गहन उपयोग होता है। कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार कार्य करता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है और पशुओं के गोबर व हरी खाद का उपयोग है वो किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन है वो कम होता है क्योंकि खेत का आकार छोटा व कार्य करने वालों की संख्या है वो क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि थी। अब आती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मानसून एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गेहूं की फसलें उगाई जाती है। यानी मानसून एशिया में के जो विभिन्न क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। विस्तृत वाणिज्य कृषि अनाज कृषि है वो यह कृषि मध्यम अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। गेहूं इनकी मुख्य फसल है। खेतों का आकार विस्तृत होता है जिसमें खेत जोतने से लेकर फसल कटाई तक का कार्य मशीनों व यंत्रों द्वारा किया जाता है। इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उपज कम लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान में की जाती है जो कि निम्न है। देखिए कौन कौन सी है, ध्यान से देखें। पहले आती है स्टेपीज जो यूरेशिया में, दूसरा आता है प्रेरीज जो उत्तरी अमेरिका में, तीसरा आता है पंपास जो अर्जेंटीना में, वेल्डस जो दक्षिणी अफ्रीका में, और डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में, और कैटरबरी जो न्यूजीलैंड में, और पुस्ताज जो हंगरी में है। ये सारे के सारे अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। आगे आता है बागाती कृषि या रोपण कृषि। इस प्रकार की कृषि रोपण कृषि की शुरुआत है वो यूरोप के लोगों द्वारा अपने औपनिवेशिक प्रदेशों में की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य था यूरोपीय देशों को उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उत्पन्न होने वाली उपजें उपलब्ध कराना था। इसके तहत ब्रिटेन वासियों द्वारा भारत व श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़ तथा पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना व केले के बागान लगाए गए थे। फ्रांसीसियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी के बागान लगाए गए। ब्राजील में कवा के विशाल बागान लगाए गए जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। ये बड़े स्तर पर लाभ प्रदान करने वाली प्रणाली है। इसमें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, अनानास आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो अगला देखते हैं रोपण कृषि की विशेषताएं क्या है। तो रोपण कृषि की विशेषता है कृषि क्षेत्र का आकार है वो विस्तृत होता है और पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधक तकनीक एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है और एक फसल का संकेंद्रित होता है। सस्ता, श्रमिक व विकसित यातायात सुविधाएं जिससे बागान व बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। संकेंद्रित का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, ऊपर 3 नंबर पॉइंट है, एक फसल का संकेंद्रित यानी एक ही फसल को केंद्रित करके बोया जाता है। अगला आता है ब्राजील में आज भी कुछ कॉफी के बागान यूरोप वासियों के नियंत्रण में हैं जिन्हें फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। तो कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। कहाँ पर है? ब्राजील में। मिश्रित कृषि इस कृषि में फसल उत्पादन व पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। यह कृषि अत्यधिक विकसित
प्रदेशों में की जाती है। खेत का आकार मध्यम होता है। प्रमुख फसलें कौन सी होती है? गेहूं, जौ, राई, गई, मक्का व चारा प्रमुख है। और चारे की फसल मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है। मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका, भारत आदि है, जहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है। दुग्ध, ये दग्ध नाम लिखा हुआ है, गलत है। दुग्ध या डेयरी कृषि, इस कृषि में दुग्ध उत्पादन के लिए पशु का पालन किया गया जाता है, जिसमें पूंजी के साथ साथ गहन श्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें फसलों की तरह कोई अंतराल नहीं होता। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य देशी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, जिसमें स्वीडन का डेयरी उद्योग विश्व प्रसिद्ध, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि को सम्मिलित किया जाता है। आगे आता है ट्रिक कृषि। इसका संबंध सब्जी उत्पादन से है। फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक रात में ट्रक द्वारा तय की जाती थी, इसके आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि पड़ा। और ट्रक कृषि की शुरुआत है वो सबसे पहले यूएसए में हुई थी। और इस कृषि का नगरीयकरण से गहरा संबंध है। नगरों में अधिक जनसंख्या के कारण ताजी सब्जियों की मांग अधिक होने से इस प्रकार की कृषि का तेजी से विकास हुआ। अगला आता है फलोद्यान कृषि। ये कृषि फूलों व फलों के उत्पादन से संबंधित है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। नीदरलैंड में उत्पादित होने वाले ट्यूलिप पुष्प की पूरे यूरोप में मांग है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये क्षेत्र खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अंगूर प्रमुख है। तो भूमध्य सागर का जो फलोद्यान क्षेत्र है वो खट्टे फलों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला आता है लकड़ी काटना। तो वर्तमान में वनों से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग कई उद्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कागज, फर्नीचर उद्योग इस पर आधारित उद्योग हैं। लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्णकटिबंधीय प्रदेश में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, महोगनी, चंदन, रोजवुड आदि है। और इनका उपयोग इमारती फर्नीचर बनाने में किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य व्यापारिक रूप से किया जाता है। इन वनों में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है और इनकी मुलायम लकड़ी लुगदी, कागज, पैकिंग का सामान बनाने में काम में आती है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कनाडा में लंबरजैक समुदाय द्वारा किया जाता है। नॉर्वे में, फिनलैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसका कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार लकड़ी काटने प्राथमिक व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य है। खनन, वर्तमान युग को इस्पात युग कहा जाता है। आज किसी देश की सभ्यता एवं आर्थिक जीवन का मापदंड खनिजों के उपयोग की मात्रा ही है, क्योंकि यह उद्योग व व्यापार जगत की धुरी है। क्या है? जगत की धुरी। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला कारक है प्राकृतिक कारक, जिसमें खनिज भंडार की स्थिति, खनिज की मात्रा, प्रकार व बाजार क्षेत्र की समीपता आदि को ध्यान में रखा जाता है। अगला आता है मानवीय कारक। खनिज की मांग, यातायात की सुविधा, पूंजी, श्रम, तकनीकी विकास तथा सरकारी नीतियां। अगला आता है खनिजों की विशेषताएं। जो पृथ्वी पर खनिजों का वितरण असमान है, वहाँ पर अधिकांश खनिज निश्चित व अनवीनीकरणीय होते हैं। निरंतर खनन द्वारा दिन प्रतिदिन खनिज की मात्रा कम होती जा रही है, इसलिए कोई भी देश खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजार तथा मांग पर आधारित होता है। अधिकांश खनिज भूगर्भ में पाए जाते हैं। अधिकांश खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? भूगर्भ में पाए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण यदि हम देखें तो भूपटल 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं भूपटल में, और जिनमें से 200 खनिजों का उत्पादन औद्योगिक उपयोग के लिए हो रहा है।
धात्विक खनिजों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है धात्विक खनिज। कौन सा है? धात्विक खनिज। आधुनिक उद्योग के लिए 80 खनिज पदार्थ है वो आवश्यक समझे जाते हैं। दूसरा आपका आता है अधात्विक खनिज। तीसरा आता है ऊर्जा या ईंधन खनिज। चौथा आता है, अब हम पढ़ते हैं 3 ही थे धात्विक खनिजों का वर्णन पढ़ते हैं कि जिन खनिजों में धातुओं की मात्रा प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों को भी लोहे अंश की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और लोहे खनिज। इन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है। उदाहरण के लिए लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल आदि। और एलोय खनिज जिन खनिजों में लोहे के अंश की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें एलोय खनिज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, बॉक्साइट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अगला आता है अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती वे सारी अधात्विक खनिज कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अभ्रक, जिप्सम, राक फॉस्फेट, हीरा, नमक, पोटास आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा या ईंधन खनिज जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार खनिजों के 3 प्रकार थे। खनिजों का वितरण यदि देखें तो खनिज मुख्यतः चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा व मैग्नीज, गंधक पाए जाते हैं। कायांतरित चट्टानों की बात करें तो इसमें ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नमक आदि औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन करता है जो 35% है। तो सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन करने वाला विश्व में कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कितना करता है? 35%। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।